Good morning, student. Gender School and Society, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, 4th ईयर प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको समाजीकरण की प्रक्रिया समझा रहा था। समाजीकरण में आप आगे पढ़ेंगे कि बालक का समाजीकरण कैसे किया जाए। बालक का संबंध परिवार से है, बालक का संबंध जाति से है, बालक का संबंध धर्म से है, बालक का संबंध क्षेत्र से है, बालक का संबंध भाषाओं से। आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं परिवार, कि बालक के समाजीकरण में परिवार का क्या महत्व है। तो आप देखिए परिवार का महत्व। प्रशिक्षणार्थियों, आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में आपकी माँ है, उस परिवार में आपके पिताजी हैं, उस परिवार में आपकी बहन है, उस परिवार में आपका भाई है, उस परिवार में आपके दादा दादी हैं और हो सकता आपकी बुआ जी भी हों। कुल मिलाकर माता पिता, बहन भाई, दादा दादी, बुआ आदि को लेकर परिवार का निर्माण होता है। प्रशिक्षणार्थियों, बालक का परिवार जिस वातावरण का निर्माण करेगा उस बालक के ऊपर उस वातावरण का निर्माण जैसा परिवार है अवश्य रूप से पड़ता है। जैसा भी परिवार है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर, बालक की शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व पर भी परिवार का प्रभाव पड़ता है। शिक्षा में ही नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में भी बालक के परिवार का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, क्योंकि परिवार ही है जहां बालक के व्यवहारों की नींव रख दी जाती है। और आप जानते हैं कि जब हम कोई इमारत का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले नींव रखी जाती है, बाद में बिल्डिंग पर कंगूरे लगाए जाते हैं। ये नहीं कि आप कंगूरों को पहले बना लें और आपने नींव आपकी मजबूत नहीं है, आपकी इमारत धराशायी हो जाएगी। आपकी आधारशिला मजबूत है, आपकी नींव मजबूत है तो आप उस इमारत पर 1, 2 मंजिल, 3, 4 और आप देखते हैं कि बड़े विकसित शहरों में और वहां आपको मल्टी स्टोरीज मिल जाएंगी। बिल्डिंग मल्टी स्टोरीज, ज्यादा तो नहीं, ऐसा छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी। बॉम्बे में 35-40 मंजिल तो मैं भी गिनकर आ गया हूं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग अमेरिका में गिराई गई वो 110 मंजिल की थी। आपकी नींव मजबूत है तो आपके लिए आइडियल है कि आप 110 मंजिल की बिल्डिंग तो खड़ी कर सकते हैं। अब शायद बुर्ज खलीफा है दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग ऊंचाई में। मैं आपको जानकारी
बिल्डिंग की नहीं देने आया हूं, मैं देने आया हूं कि नींव मजबूत होगी तो बालक भी अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास मजबूती से करेगा। बालक के आचरण की, बालक के व्यवहार की पहली कक्षा है परिवार। बालक आचरण करना, व्यवहार करना, ये सब कुछ परिवार से ही सीखता है। प्रशिक्षणार्थियों, आप जिस परिवार से आए हैं, आप जिस परिवार से आए हैं, और यहां बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग परिवारों से आते हैं। विद्यालय में आने से पहले आप में, आपके व्यक्तित्व में बहुत सारे विचारों का, बहुत सारी ग्रंथियों का निर्माण हो चुका होता है। आप अपने परिवार में खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना, आचरण करना और ये सारी की सारी बातें सीख कर आते हो। अब आपको शिक्षक क्या सिखाएंगे? आप अपने परिवार से खाना सीख कर आए हैं, बैठना सीख कर आए हैं, लेटना सीख कर आए हैं, उठना सीख कर आए हैं, चलना सीख कर आए हैं, घूमना सीख कर आए हैं, दौड़ना सीख कर आए हैं। आपने बड़ों के साथ में आचरण करना भी अपने परिवार से ही सीखा है। छोटों से व्यवहार करना, छोटों के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, इसकी आधारशिला भी परिवार में ही रख दी जाती है। प्रशिक्षणार्थियों, परिवार के बारे में बात चल रही है कि दुनिया में जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके पीछे एक ही ताकत काम कर रही होती है, वो है उनके परिवार की, बालक के परिवार की प्रथम गुरु, उसकी मां। मां की महानताओं को लेकर बालक भी महान बन गए हैं, इससे इतिहास भरा पड़ा है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, शिवाजी की मां जीजाबाई ने उनको वीरता में योगदान प्रदान किया। शिवाजी को वीर बनाने में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी विवेकानंद के ऊपर, स्वामी दयानंद सरस्वती के ऊपर उनके परिवार का, उनकी मां का बहुत प्रभाव पड़ा। इतिहास गवाह है कि मां के गलत आचरण से सुल्ताना नामक एक डाकू हो गया। आपने भी सुना होगा कि बालक पड़ोस में गया, अंडा चोरी करके ले आया और मां ने अंडे की आमलेट बनाकर बच्चे को खिला दी। बड़ा हुआ, मुर्गियां चोरी करने लगा और मां इसी प्रकार से उसको चिकन खिलाती रही। एक दिन बड़े बड़े चोरियां करने लगा, डाके डालने लगा और इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली कि सुल्ताना नामक डाकू से वो कुख्यात हो गया। प्रसिद्धि तो है लेकिन बुरे कामों की कुख्यात और अच्छे कामों की विख्यात। कुख्यात डाकू बन गया। कुछ दिनों बाद आप जानते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़ लिया गया।
और जब पकड़ने के बाद सजा सुनाई गई तो मौत की सजा सुनाई गई। और उस मौत की सजा के वक्त आखिरी इच्छा मरने वाले की पूछी जाती है तो सुल्ताना डाकू से भी पूछी गई, क्या चाहते हो? मां से मिला दो। मां से मिलाया। मां से कहा, मां इधर आना, कान लाना, कान में एक बात कहूंगा, और कान को चबा गया। लोगों ने क्या, ये क्या बदतमीजी है कि ये मां है, इसी मां ने मुझे आमलेट, अंडा चोरी करके आमलेट बनाकर खिला दिया। काश मां रोकती तो मैं बुरे काम नहीं करता। बालकों के व्यक्तित्व में चार चांद लगाने का काम माताएं करती हैं, और उसी चंद्र पर ग्रहण लगाने का काम भी माताएं कर सकती हैं। अगर माताएं अच्छी हैं, आदर्श स्थापित करती हैं, तो बालक भी समाज में आदर्श स्थापित करेगा। बालक के परिवार में अगर माहौल, वातावरण सहानुभूतिपूर्ण है तो बालक अपराधी बन जाते हैं। वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो अपराधी बालक थे उनके परिवार से वो असहज महसूस कर रहे थे, अर्थात परिवार में उनके में सहानुभूतिपूर्ण माहौल नहीं था। इसकी वजह से वो बालक अपराधी बने। अच्छे और बुरे गुण और व्यवहार, अच्छे गुणों का और बुरे गुणों का व्यवहार परिवार में ही ये बीज रोपित हो जाता है। अच्छे और बुरे गुणों के निर्माण का ये बीज परिवार में ही रोपित हो जाता है कि बालक लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार कब करेगा, बुरा व्यवहार कब करेगा, अच्छे गुण कब ग्रहण कर लिए, बुरे गुण कब ग्रहण कर लिए, और ये सारा का सारा बीज परिवार में ही बो दिया जाता है। मैं पहले भी एक लेसन में आपको कह चुका हूं, बाप जैसा बेटा और चून जैसी रोटी और मां जैसी बेटी, ये निर्माण कहां से हो रहा है? परिवार से हो रहा है। किसी बालक को गलत कार्य करते हुए किसी पड़ोसी ने टोक दिया कि ये क्या बदतमीजी है, मैं इसकी शिकायत तेरे पिताजी से करूंगा। जाकर देखा तो पिताजी उससे भी बुरा कार्य कर रहे थे। आप विद्वान हैं, लर्नेड हैं, ऐसे लोगों की बातों को जानते हैं कि उस बालक की शिकायत करने का क्या फायदा जिसके पिता में ही सुधार नहीं हुआ हो। तो बालक आचरण करना परिवार में बहन भाइयों से, बड़े बहन से, बड़े भाई से, माता से, पिता से, अपने परिवार से ही ये सब कुछ सीख लेता है। प्रशिक्षणार्थियों, बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत अच्छी अच्छी मिसालें दी हैं। फ्रॉवेल कह रही हैं कि मां आदर्श अध्यापिकाएं हैं, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। क्योंकि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार और बालक की प्रथम गुरु उसकी मां। मां है जो बालक की प्रथम गुरु है, तो माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं फ्रॉवेल के अनुसार। पेस्टोलॉजी कह रहे हैं कि बालक का परिवार, बालक का घर उसकी प्रथम पाठशाला है। हेंडरसन कह रहे हैं कि बालक जो शिक्षा ग्रहण करता है, पहला सबक पढ़ता है, वो घर से ही पढ़ता है। रेमंड मोंटेसोरी वो कहते हैं कि बालक के विकास में परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास में रेमंड मोंटेसोरी आदि विद्वान हैं ये कि बालक के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और उस
परिवार का स्थान इसमें उच्च है। इन विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन करने के बाद पाया कि परिवार में शुद्ध और स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा तो बालक भी बुराई से बचेगा और भलाई के रास्ते पर चलेगा। प्रशिक्षणार्थियों, बालक के आचरण के ऊपर, बालक के व्यवहार के ऊपर परिवार का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ देख लीजिए, बालक आचरण करना, लोगों के साथ व्यवहार करना परिवार से सीखता है। जैसा आचरण अच्छा उसके परिवार में किया जा रहा है तो वो लोगों के साथ अच्छा ही आचरण करेगा। जैसा आचरण बुरा लोगों के साथ किया जा रहा है उसके परिवार में तो वो बालक भी ऐसे ही आचरण दूसरों के साथ करेगा। बालक में नैतिकता के गुण, सामाजिकता के गुण, अनुशासन, प्रेम, सहानुभूति, आज्ञा पालन, समायोजन, मूल्यों को मानना, उन पर चलना, आदर्शों पर चलना, ये सारा का सारा जो आपको दिखाई दे रहा है प्रभाव, वो बालक के ऊपर जो पड़ता है वो परिवार की ही देन है। परिवार बालक को नैतिकता के पाठ पढ़ाता है। परिवार बालक को सामाजिकता के पाठ पढ़ाता है, उसका समाजीकरण करता है। बालक परिवार में रहकर ही अनुशासन से रहना सीखता है। प्रेम, सहानुभूति, आज्ञा पालन जैसे सद्गुणों का निर्माण भी बालक में परिवार के द्वारा ही होता है। प्रशिक्षणार्थियों, आए दिन चर्चा चलती है कि बालक विद्यालय में जाकर असहज वातावरण का निर्माण कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है और अपराध की श्रेणी में आ चुका है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि बालक की पहली कक्षा उसका परिवार है। बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ है। बालक 2-3 साल तक घर पर ही आचरण करना सीखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, दौड़ना, हंसना, गाना आदि सब कुछ वो 2-3 वर्ष के अंदर घर से जो कुछ माहौल वो देखता है, जो कुछ वातावरण उसके घर में निर्मित किया गया है, वो उसी वातावरण को लेकर विद्यालय में आता है। ग्रंथियां उसके बन चुकी, गांठें उसकी बंध गई और जो उसके मन में विचारों की ग्रंथियों का निर्माण हुआ है वो परिवार के द्वारा ही किया गया है। परिवार, अब वो विद्यालय में आया है तो आप देखते हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाले बहुत सारे छात्रों में, बहुत सारे शिष्यों में, बहुत सारे विद्यार्थियों में से ऐसे विद्यार्थी भी मिल जाएंगे जो गुरु की, शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करते। दूसरे छात्रों के साथ अनुशासनहीनता करते हैं। दूसरे छात्रों के साथ में असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं। उनका आचरण उनके साथ अच्छा नहीं है, क्योंकि बालक में ये आचरण, ये कर्तव्यनिष्ठा, ये प्रेम, ये सहानुभूति
ऐसे सद्गुणों का निर्माण उसके परिवार में ही हो चुका था। अब वो ग्रंथि जो बनकर विद्यालय में आई है, जो विचारधारा लेकर विद्यालय में परिवार से आया है, उस विचारधारा में शिक्षक चाहते हुए भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, वांछनीय। गुरुजन शिक्षक चाहते हैं कि बालक में ये असामाजिक कार्यों से छुटकारा मिल जाए, ये अपराध श्रेणी से मुक्त हो जाए, असहानुभूतिपूर्ण आचरण को त्याग दे, दूसरों की आज्ञा का जो उल्लंघन करता है उसको ये छोड़ दे। छोड़ेगा कहां से? उसने तो अपने परिवार से ये सब कुछ हासिल किया है जो आज वो विद्यालय लेकर आया है। ये तो उसने अपने परिवार में ही हासिल कर लिया था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रईमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ओफो, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। क्या कह रहे हैं रहीमदास जी कि आप उस जो धागा है प्रेम रूपी, उसमें बालक के गांठ पड़ गई है और वो गांठ अब गांठ के साथ में धागे को जोड़ा नहीं जा सकता। अब बगैर गांठ के धागा जुड़ेगा नहीं। उसमें उन मनोवृत्तियों का निर्माण उसके परिवार में ही हो चुका था। परिवार में उसकी रुचि और अरुचि को व्यक्त करने का जो मौका मिलता है, वो रुचि और अरुचि को लेकर यहाँ आया है। असंतुलित व्यवहार करना उसने परिवार से सीखा है, असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना उसने परिवार से सीखा है। अनुशासनहीनता जो विद्यालय में कर रहा है वो उसके परिवार की ही देन है। उसकी ग्रंथियों में, उसके विचारों में शिक्षक चाह कर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके लिए ऐसे बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है और बाद में जाकर उनमें, उनके व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है कुछ हद तक। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा नहीं है। बालक परिवार में ही अनुशासन, सदाचरण, सहानुभूति, सामाजिकता, नैतिकता, प्रेम, आज्ञा पालन, एडजस्टमेंट, समायोजन, तालमेल बिठाना, जिंदगी के साथ, कक्षा के साथ, दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ, सब कुछ विद्यालय में सीख आने से पहले परिवार से ही लेकर आता है। माताएं आदर्श हैं कि उन्होंने बालक में ऐसे मूल्यों को रोपित किया है। माताओं ने ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं कि बालक को सुसभ्य नागरिक बनाने में निर्माण हो रहा है, माताओं के द्वारा, परिवार के द्वारा। प्रशिक्षणार्थियों, आपको बालक की उन रुचियों का, उन अभिवृत्तियों का जो विद्यालय में प्रदर्शित कर रहा है वो उसके परिवार की ही देन है। बालक का मनोशारीरिक, मानसिक, शारीरिक विकास परिवार से ही हो जाता है। विद्यालय में जब आया है तो आप जानते हैं कि विद्यालय में 24 घंटे में से मात्र 5 या 6, 6.5 घंटे, 5.5 घंटे विद्यालय में देता है
और उसके बाद सारा समय उसका परिवार में, पड़ोस में, दोस्तों में ही गुजरता है। इसलिए परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो बालकों के लिए शुद्ध वातावरण का निर्माण करें और अपने परिवार में कोई भी ऐसा व्यवहार और आचरण ना करें जिसका प्रभाव बालक के ऊपर पड़े। प्लेटो ने कहा है, यूनान के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इनके गुरु का नाम सुकरात, इनके शिष्य का नाम अरस्तु। ऐसी गुरु शिष्य की परंपरा संसार में बिरली है, बहुत कम देखने को मिलेंगे, ये बिरले हैं। गुरु का नाम सुकरात, शिष्य का नाम प्लेटो, उनके शिष्य का नाम अरस्तु। क्या परंपरा चली आ रही है कि आप देखिए, एक से बढ़कर एक गुरु शिष्य परंपरा में। प्लेटो, जिनको अफलातून के नाम से भी जाना जाता है, यूनान के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े राजनीति शास्त्र के ज्ञाता और इतने बड़े विद्वान। क्या बालक के लिए पंक्तियां दी हैं कि आप चाहते हो कि बालक सुंदर वस्तुओं का निर्माण करें, अर्थात बालक सृजनात्मक शक्तियों में अपनी ऊर्जा को लगा दें, बालक क्रिएटिव पर्सन बन जाएं, तो उसके लिए प्लेटो कह रहे हैं कि बालक को सुंदर वस्तुओं से घेर दो। बालक सुंदर वस्तुओं से घिर जाएगा तो उसके लिए बुराई और कुरूपता दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, गौतम बुद्ध की कहानी है, प्रेरणास्पद है, आपकी नजर करता हूं। गौतम बुद्ध को अपने जनता के दर्शनों के लिए एक दिन बाहर आना पड़ा, और आप जब अपनी प्रजा के हालचाल को देखने के लिए, प्रजा को दर्शन देने के लिए जब अपनी यात्रा पर निकले, तो सारे उनके राज में डिंडोरा पिटवा दिया गया कि आज राजा की सवारी आएगी। तो लोग राजा को देखने के लिए सड़कों पर आ गए। तो उनके लिए लालन पालन ऐसा किया गया कि एक राजकुमार और उसकी तरह जब उनकी सवारी निकली राजकुमार गौतम बुद्ध की, तो आप देखते हैं कि अपनी राज में पूरे में डिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी बुजुर्ग सामने ना आए। कहानी प्रेरणा देगी। जब गौतम बुद्ध यात्रा पर निकले तो अचानक क्या देखते हैं कि बड़े सुंदर सुंदर लोगों को और वहां सजावट करके गली चौराहों को सजा दिया गया। राजा चलते रहे, बड़ा प्रसन्नता महसूस करते रहे। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेकर उनके सामने आ गया। आपने अपने मंत्री और दरबारियों से पूछा कि ये कौन है, ये कौन है? मैं नहीं जानता, ये क्या है? तो लोगों ने कहा, महाराज आप नहीं जानते, ये वृद्धावस्था है, ये बुढ़ापा है। तो आपने कहा ये बुढ़ापा क्यों आता है? कि ये सभी के लिए आता है, इंसान की जवानी निकल जाती है तो बुढ़ापा ही आता है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न घुस गया, क्या मेरी सुंदर यशोधरा भी वृद्ध हो जाएगी? और आप उनके चरण स्पर्श करके रात में ही जंगलों में निकल गए और फिर गौतम बुद्ध बन गए। आपके लिए सुंदर सुंदर वस्तुओं का निर्माण करना है तो बालक को सुंदरता से, सुंदर वस्तुओं से घेर दो, प्लेटो कह रहे हैं। और बुद्ध भी उस सुंदरता की तलाश में
कि आखिर में ये व्यक्ति इतना सुंदर है, कुरूप क्यों हो जाता है, इसकी तलाश में आप निकल गए और बौद्ध धर्म की स्थापना की। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें वातावरण शुद्ध हो, पड़ोसियों से संबंध अच्छे हों। पैगंबर मोहम्मद साहब का कोटेशन आपको नजर करता हूं कि आप में सबसे अच्छा पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी से अच्छा हो। एक लाइन का उत्तर है, आप में सबसे अच्छा पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी से अच्छा हो। अब आप देख लीजिए कि हम अपने पड़ोसी से कैसे हैं। समुदाय को ऊंचा उठाने की भावना परिवार में होनी चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर को संभाल कर रखने की, अपने समुदाय को ऊंचा उठाने की भावना। बालक में ऐसे गुणों का निर्माण होगा कि वो अपने समुदाय को ऊंचा उठाएगा, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को ऊंचा उठाएगा। और तो और एक परिवार की नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने समुदाय के लिए, अपने परिवार के लिए पुस्तकालयों का, अच्छे साहित्य का, अच्छी पुस्तकालयों का, अच्छी पुस्तकों का, अच्छे साहित्य का इंतजाम करे, व्यवस्था करे और उसकी वाचनालय की भी व्यवस्था करे, जहां बैठकर बालक अच्छी पुस्तकों का, अच्छे साहित्य का आनंद ले सके और उसमें उन बालकों में वही गुण निर्मित किए जा सके। मानसिक वातावरण परिवार का अच्छा होगा तो बालक के ऊपर उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अशिक्षा और निर्धनता ये बहुत बड़ी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से बालक असामाजिक कार्य कर बैठते हैं। तो परिवारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सबसे पहले अशिक्षा को दूर करें और हो सके तो निर्धनता को भी दूर करें। इससे स्वस्थ परिवार में स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा तो बालकों में भी सद्गुणों को डालना आसान हो जाएगा। और मैं समझता हूं कि फिर शिक्षकों को इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि मॉन्टेसोरी और रेमोंड, फ्रॉवेल, पेस्टोलॉजी, हेंडरसन सब एक ही बात कहते हैं कि घर प्रथम पाठशाला है और परिवार में उसकी माँ उनकी प्रथम गुरु है। तो परिवार एक विद्यालय का ही छोटा रूप है, लघु रूप है। जैसा परिवार होगा वैसे ही बालकों के मस्तिष्क में उन विचारों की और मनोवृत्तियों की नींव पड़ जाएगी। मैं समझता हूं आपके लिए मैं जो ये पाठ बता रहा हूं कि बालकों में परिवार का क्या महत्व है, तो मैंने आपके सामने परिवार का महत्व बताया और आपके समझ में आ गया होगा कि परिवार के वातावरण को हमको शुद्ध बनाए रखना है, जिससे कि हम चाहते हैं कि बालकों में नैतिकता के गुण, सदाचरण के गुण, अनुशासन के गुण, आज्ञा पालन के गुण और प्रेम, दया, सहानुभूति जैसे गुणों का निर्माण किया जा सके और वो देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। थैंक यू।